तो दोस्तों देखिए, आज मैं गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। इसके बारे में आपने बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, पर कुछ चीज़ें ऐसी मैं बता रहा हूँ जो शायद आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो बेसिकली हमारे लिए अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम आता है या कोई भी छोटा एग्ज़ाम आता है तो हम बोलते हैं कि गंगा का उद्गम कहाँ से, गोमुख यानी कि गंगोत्री यानी कि उत्तर काशी से होता है। पर अगर यही क्वेश्चन सिविल या किसी बड़े एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इस तरीके से नहीं पूछा जाता। तो देखिए, हम गंगा के अव्यय तंत्र को देख लेते हैं शॉर्ट में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये है क्या है, बद्रीनाथ। ठीक है, ये पॉइंट दिख रहा है, ये बद्रीनाथ है। यहाँ से एक नदी निकल के आती है विष्णु गंगा। तो ये विष्णु गंगा यहाँ से निकल के आती है और यहाँ क्या है, एक विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग पर ये विष्णु गंगा यहाँ पर धौली गंगा में आके मिल जाती है। तो धौली गंगा विष्णु प्रयाग, यहाँ विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा से मिल जाती है। फिर आगे यही नदी अब यहाँ से जो बढ़ती है तो क्या अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। तो ये अलकनंदा आगे चल के यहाँ पर किसमें, नंदाकिनी नदी में मिल जाती है। चूँकि नंदाकिनी नदी छोटी होती है इसलिए इसका प्रवाह ख़त्म होकर ये अलकनंदा आगे बढ़ती जाती है और यहाँ नंद प्रयाग से ये कर्णप्रयाग के पास जो हमारी अलकनंदा नदी आई है, यहाँ पर एक छोटी सी नदी पिंडार में आके मिल जाती है। तो यहाँ पर कहाँ पर मिल जाती है, कर्णप्रयाग में। इसके बाद से हमारी अलकनंदा आगे बढ़ती है, यहाँ रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में हमारी यहाँ से मंदाकिनी नदी निकल के आती है जो कि यहाँ केदारनाथ से, ये पॉइंट है, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकल कर आती है, यहाँ कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। चूँकि हमारी यहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा की अपेक्षा छोटी होती है इसलिए मंदाकिनी ख़त्म होकर यहाँ पर अलकनंदा आगे बढ़ती है और ये देवप्रयाग के पास यहाँ से कौन सी, भागीरथी से मिल जाती है। अब यहाँ भागीरथी को देख लेते हैं बैक करके छोटा सा। ये देखिए, भागीरथी नदी आई है, ये यहाँ से गंगोत्री या गौमुख उत्तर काशी से निकल कर ये भागीरथी, यहाँ पर एक छोटी सी नदी है विलांगना। ये विलांगना नदी पर यहाँ मिलकर यहाँ एक टिहरी बांध बनाया जाता है जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया ये टिहरी डैम है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन डाउट वाले पैदा होते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो कभी कभी हम भाखड़ा बांध लगा देते हैं, कभी टिहरी बांध। तो इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं। इस टिहरी डैम की जो हाइट है, टिहरी डैम की जो हाइट है लगभग कितनी है, 261 पॉइंट कुछ मीटर है, ये टिहरी डैम की हाइट है। वहीं जो भाखड़ा बांध है उसकी हाइट काफ़ी कम है। पर भाखड़ा बांध कैसा बांध है, ये कि ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, भाखड़ा बांध ग्रेविटी बांध है। तो इसीलिए अगर भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा जाए तो हमारा कौन सा हो जाएगा, भाखड़ा। भाखड़ा के पीछे असिस्टेंट के तौर पर उसके सहायक बांध के तरीके से नांगल बांध बनाया गया है। इसी तरीके से यहाँ टिहरी के पीछे भी एक सहायक बांध बनाया गया है। पर हम आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट से। अब यहाँ 5 पॉइंट हैं हमें जो मुख्य रूप से आते हैं। अगर सिविल में पूछा जाता है, यहाँ से देखिए देवप्रयाग से अलकनंदा नदी ख़त्म होकर यहाँ से एक नई नदी का उद्गम होता है देवप्रयाग से, जो कि गंगा नदी कहलाती है आगे से। तो सिविल में इस तरीके से पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ से प्रारंभ होती है, तो देवप्रयाग से। अब ये पंच प्रयाग जो होते हैं ये बहुत मुख्य होते हैं, इन्हें समझने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करता हूँ। तो जो विष्णु भगवान है, यहाँ पर देखिए विष्णु प्रयाग है। यहाँ दूसरे पॉइंट से आप सोचें तो यहाँ विष्णु गंगा है तो यहाँ विष्णु प्रयाग हो गया। इसी प्रकार यहाँ नंदाकिनी नदी है तो नंद प्रयाग हो गया। यहाँ पिंडार कर्ण हो गया, मंदाकिनी रुद्र, यहाँ पर ये भागीरथी देवप्रयाग। तो मैं ये ट्रिक बता रहा था कि जैसे विष्णु भगवान है, विष्णु जी ने अवतार लिया किफणे का, तो छोटे में उफणे नंद के रूप में नंद के यहाँ रहते थे तो यहाँ नंद प्रयाग हो गया। जब वो आगे बड़े होते हैं तो कर्ण यहाँ पे कुंडल धारण करते हैं तो कर्ण प्रयाग हो गया। फिर वो रुद्राक्ष धारण करते हैं तो रुद्र प्रयाग हो गया। इसके बाद जो कि एक देव का रूप ले लेते हैं महाभारत में तो वो देव प्रयाग हो गया। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। यहाँ पर विष्णु प्रयाग की बात करें, यहाँ कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं, तो विष्णु नदी और धौली गंगा। ठीक है, आगे हमारा नंद प्रयाग में नंदाग्नि और अलकनंदा नदी मिलती हैं। इसके बाद ये तो नंदाग्नि ख़त्म हो जाती है, अलकनंदा आगे बढ़ती
बढ़ती है, फिर पिंडार नदी और अलकनंदा का जो मिलन होता है वो कर्णप्रयाग होता है। इसके बाद हमारी अलकनंदा फिर से आगे बढ़ती है और यहाँ पर मंदाकिनी मिलती है जो कि रुद्रप्रयाग कहलाता है। इसके बाद यहाँ से फिर अलकनंदा और आगे बढ़ती है तो यहाँ से भागीरथी में मिलती है जो कि देवप्रयाग। अब यहाँ से गंगा अपना वास्तविक रूप लेती है, यहाँ से गंगा कहलाती है। लोग इसको गंगा बोल देते हैं कभी कभार, पर वास्तविक गंगा जो होती है वो यहाँ देवप्रयाग से आगे बढ़ती है। अब गंगा में एक ये छोटी सी नदी मिली है, ये जो कि राम गंगा है, पर ये सारी छोटी नदियाँ हैं इसीलिए इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जो कि बड़ी मुख्य नदी होती है वो आगे बढ़ती जाती है अपने नाम को आगे लेकर। तो यहाँ जो राम गंगा है नैनीताल से निकलती है। इसके बाद आगे चलो तो ये नदी मिलती है हमारी, कौन सी नदी है? यमुना नदी। देखिए काफ़ी बड़ी नदी है, गंगा की सहायक नदी होगी ये यमुना। यमुना देखिए कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। यमुना की सहायक नदी है चंबल हो गया, ये सिंध हो गई, ये हिंडन हो गया, ये बेतवा हो गई, ये केन नदी हो गई। अब ये आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गंगा में एक टॉन्स नदी है तो ये गंगा में मिल जाती है। इसके बाद एक गोमती नदी भी गंगा में मिलती है। इसके बाद ये शारदा नदी है छोटी सी, यहाँ पे घाघरा में मिल जाती है, शारदा ख़त्म हो जाती है। फिर एक राप्ती नदी मिलती है जो कि यहाँ पर घाघरा में मिलती है और घाघरा आगे बढ़ती जाती है। इसके बाद गंगा आगे बढ़ती है तो गंगा में एक सोन नदी मिलती है। सोन नदी फिर ख़त्म हो जाती है, आगे गंगा में गंडक नदी मिलती है। फिर इसके बाद छोटी यहाँ बूढ़ी गंडक है, पुरानी गंडक नदी है। इसके बाद गंगा आगे बढ़ती है तो कोसी नदी मिलती है। इसके बाद यहाँ पर महानदी गंगा में मिलती है, यहाँ पर दामोदर, यहाँ पर ये हुगली नदी, ठीक है, इसमें ये दामोदर है, यहाँ पे ये गंगा है। तो दोस्तों थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।